नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। राहुल गांधी के बयानों पर राजनीतिक रण छिड़ा हुआ है। बीजेपी बवाल काटे हुए है और राहुल कह रहे हैं उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा। सवाल अभी का नहीं, 24 की चुनावी बिसात का है, जहां दांव पर है मोदी मैजिक। इस मैजिक की काट क्या कांग्रेस ने राहुल के रूप में तलाश ली है, इसको पहले समझते हैं। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in Parliament, then I will say what I think. क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। राहुल गांधी को कौन नहीं बोलने देता? वो कौन है जो राहुल के बोलने से डरते हैं? अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ करीब करीब अकेले मोर्चा खोले राहुल गांधी के एक एक बयान पर इन दिनों बवाल है। कैम्ब्रिज में बोले तो बवाल, संसद में बोले तो विवाद। सवाल सिर्फ बयानों का नहीं बल्कि राहुल गांधी की राजनीति का है। बीजेपी और सत्ता पक्ष ने राहुल की राजनीति को हमेशा हल्के में लिया, उपहास का मुद्दा बना दिया। कभी पप्पू कहा गया तो कभी राहुल की देशभक्ति पर सवाल। क्योंकि वो विदेशी मां सोनिया के बेटे हैं, ये भी दलील दी गई कि राहुल के भारतीय होने पर शक है। भारत जोड़ो केवल बहाना है कहने का। कांग्रेस ने तो पहले भी भारत तोड़ो का काम किया है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो कर्नाटक का बड़ा हिस्सा, एक हिस्सा कर्नाटक का भारत में मिले ही नहीं था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो काम किया। तो भारत जोड़ो नहीं, इनके दिमाग में तो भारत तेरे टुकड़े होंगे। सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी पप्पू हैं, अगर राहुल गांधी राजनीतिक मजाक का पात्र बन गए हैं, तो फिर बीजेपी उन्हें सीरियसली क्यों ले रही है? ऐसा तो नहीं कि 24 की चिंता बीजेपी को खाई जा रही है। बिहार में ऑलरेडी खेला हो चुका है। यूपी में अगर सपा से गलबहियां हो गयी तो 24 में चुनावी बिसात पर खेल खराब हो जाएगा। बीजेपी के पास फिलहाल मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं। मोदी बीजेपी के लिए जीत के आखिरी मंत्र बन चुके हैं, पर मोदी मैजिक कितनी बार काम आ सकता है, ये भी एक सवाल है। ऐसे में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो कभी उनकी टी शर्ट का मजाक बनाया गया तो कभी उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी का। लेकिन इन सबके बीच राजनीतिक बियाबान में राहुल एकला चलते रहे, कारवा बनाने की कोशिश करते रहे। तो क्या ये मान लिया जाए कि मोदी के करिश्मे की काट राहुल बन सकते हैं? जाहिर है ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा, लेकिन ये जरूर तय है कि राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी की दिलमिलाहट ये इशारा है कि खेल अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। चलिए, उधर राहुल गांधी पर बीजेपी ने निशाना साधा। कहा राहुल देश को मिसलीड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और राहुल को माफी मांगनी चाहिए। सवाल फिर यही कि बीजेपी के लिए अचानक राहुल इतने अहम कैसे हो गए? राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क मिस्टर राहुल गांधी, हाउ लॉन्ग विल यू कंटिन्यू टू मिसलीड द कंट्री, द पीपल, 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन डेमोक्रेसी? यह बड़े सवाल है। राहुल गांधी पर बरसते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद पूरे रंग में थे। लोकतंत्र के अपमान का आरोप लगाया और देश से माफी मांगने की मांग कर दी। उनसे माफी की बात बीजेपी क्यों मांग रही है? और आज भी बीजेपी दोबारा कह रही है कि आपने विदेश में यह कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए। बीजेपी इन दिनों राहुल गांधी के काउंटर का एक भी मौका नहीं चूकती। सवाल यह है कि अचानक जो राहुल बीजेपी के लिए करीब करीब लुप्त हो गए थे, वो अचानक बीजेपी के लिए फिर से कैसे इतने अहम हो गए कि पार्टी के मंत्री से लेकर प्रवक्ता तक की जुबान पर इन दिनों सिर्फ राहुल राग है। ब्यूरो रिपोर्ट।
अब जबरदस्त हंगामा, मोदी मैजिक वर्सेज राहुल मैजिक, क्या ऐसा माना जाए? या जिस तरह से राहुल गांधी एक के बाद एक लगातार निशाने साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, तो क्या वो जो तीर उनका चल रहा है, शब्द बाढ़ जो चल रहे हैं, वो सही निशाने पर लग रहे हैं? बीजेपी क्यों इतनी तिलमिलाई हुई है और माफी मांगने के लिए कह रही है? आखिर क्या वजह है कि वो राहुल गांधी जिसको सीधे हाथ सीधे मुंह, जिसके लिए बात नहीं करती थी भारतीय जनता पार्टी, अब इतने खास क्या हो गए कि राहुल गांधी को बोलने तक का मौका नहीं दिया जा रहा, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं? तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। 5 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। सबसे आपको रूबरू कराते हैं। आर.के. मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राम प्रकाश पांडे, प्रवक्ता टीएमसी, हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर नीरज जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रत्नाकर सिंह जी, सबसे पहला सवाल, जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए कल उनको बोलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ऐसी कोशिश कौन कर रहा है? कौन रोक रहा है आपको बोलने से? देखिए रविंद्र जी, राहुल गांधी जी ने जो बात कहा है वो बिल्कुल सही बात कहा है। लोकतंत्र में आज विपक्ष की बात को जो है पूरा करने नहीं दिया जा रहा है, दबाया जा रहा है। कहीं उनको उनकी बातों को जो रखना चाहते हैं वो रखने नहीं दिया जा रहा है। वक्त जो है सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में दिया नहीं जा रहा। मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूं। परसों राज्यसभा में जब लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी अपनी बात को पूरी करना चाहते थे तो सभापति महोदय ने उनको 1 मिनट का समय दिया, उससे ज्यादा समय दिया नहीं हुआ। और वहीं पे पीयूष गोयल जो है वो राहुल गांधी जी के ऊपर बराबर हमलावर हो रहे थे और उनको पूरी बात कहने का जो है मौका दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है उस हिसाब से सदन की कार्रवाई जो चल रही है। राहुल गांधी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्वयं कहा कि मैं जैसे ही सदन के अंदर प्रवेश किया, 1 मिनट के अंदर हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। इसका मतलब यही है कि कहीं न कहीं विपक्ष से, राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह भयभीत है। वह जो मुद्दे हैं अडानी और अंबानी को लेके, वो जो मुद्दे हैं महंगाई बेरोजगारी को लेके, वह जो मुद्दे हैं घुसपैठ, चीनी घुसपैठ को लेकर के, उस इसलिए विगत 3 दिनों से ये राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो के नारे चला रहे थे। और आज भी जो है हम जब अपनी बातों को, और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सदन में सत्ता पक्ष, जिसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलाए, और सत्ता पक्ष ही जो है विपक्ष की भूमिका निभा रहा है वहां पे और सदन को चलने नहीं दे रहा है। तो इस तरह की परिस्थितियां इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि मोदी सरकार पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से डरी हुई है, उनके बढ़ते कद से और बढ़ती हुई छवि से। क्योंकि जिस प्रकार वो मुद्दों को उठा रहे हैं वो जनमानस तक पहुंच रहा है। और लोकतंत्र के मंदिर में वो देखिएगा, कल उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि उनकी बातों को पूरा करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे, देश हित से जुड़े हुए मुद्दों को वो पटल पे लाएं, सदन पे लाएं, और जिसका जवाब भी वो मांगेंगे। लेकिन मोदी सरकार देती है कि नहीं देती है, ये प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा है। नहीं, ये भी तो कहा गया कि उतनी उपस्थिति नहीं है राहुल गांधी की सदन में जितनी होनी चाहिए, उपस्थिति कम है। और चलिए, शायद संपर्क आपका कट गया, हम कोशिश करते हैं आपसे जुड़ने की। जिस तरह की आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, कितनी सच्चाई उनमें? भारतीय जनता पार्टी का अपना रुख क्या? आर.के. मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। आर.के. मिश्रा जी, वो तो कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र की भी परीक्षा है, पता नहीं मुझे बोलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। 1 मिनट उनको आए हुए हुआ नहीं सदन में, और जो कार्रवाई थी वो स्थगित कर दी गई। भाई इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की बात क्यों हो रही है? क्यों इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं सत्ता पक्ष में कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा या विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा? रविंदर जी, यहाँ पर हम लोगों ने जब देखा था कि बजट सत्र में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का जब धन्यवाद प्रस्ताव दिया जा रहा था, उससे पहले राहुल गांधी जी ने तो बहुत कुछ बोला था। उनको कौन नहीं बोलने दे रहा, मैं तो बिल्कुल उदाहरण के साथ स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको कौन नहीं बोलने दे रहा। और विपक्ष के जितने भी नेता है उनको ससम्मान उनको बोलने दिया जा रहा है। यहाँ पर मुद्दे को उठाने की नहीं, मुद्दे को भटकाने की
जो यहाँ पर कोशिश की जा रही है। नहीं, रत्नाकर जी अभी ये कह रहे हैं मिश्रा जी कि खड़गे साहब को केवल 1 से 2 मिनट ही दिए गए बोलने के लिए, लेकिन पीयूष गोयल साहब को 10 मिनट दिए गए बोलने के लिए। अच्छा, तो 1 मिनट और 10 मिनट में फर्क इनको 9 मिनट का जो आ रहा है, तो इसकी जो कसक है शायद लगता है जो कि ये कसक जो है, तो उन्होंने पिछले सत्र में भी राहुल गांधी जी ने सबके बारे में बोला था और सबका जो मुद्दा था उन्होंने उठाने की कोशिश की थी, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का अभिभाषण हुआ था ये हम सब ने देखा था। अब एक चीज यहाँ पर जरूर बताऊंगा, जो कि देश के विपक्ष की जो भूमिका होती है, क्या इस तरह से जिम्मेदारियां होती है? रत्नाकर जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अगर स्पष्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जब देश के अंदर में इमरजेंसी लगी थी उस समय में भी विपक्ष कभी अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से सहायता नहीं मांगा था, जो कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन आज विपक्ष में इस तरह से स्वतंत्रता के साथ अपनी जो बातें रख रहे हैं, अपने जो मुद्दे रख रहे हैं, आज यूरोपियन कंट्री और अमेरिका से लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की बात कर रहे हैं। क्या इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है? रत्नाकर जी बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहूंगा, क्या देश को इस तरह से चलाएंगे क्या? आज जितनी जिम्मेदारियां पक्ष की है उतनी ही जिम्मेदारियां विपक्ष की भी है। क्या विपक्ष के तौर पर आप अपने सारे मुद्दे क्या उठाने के बदले भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जब हम गंभीर सवालों को लाते हैं तो आप जवाब देते ही नहीं हैं, आप इधर उधर की बातें करने लगते हैं। वो कह रहे हैं अडानी से क्या रिश्ता है, इसका जवाब दे दीजिए। वो कहते हैं जीएसटी पे जब हम जवाब पूछते हैं तो जवाब नहीं मिलता है। वो कहते हैं चीन के मुद्दे पर बोलिए तो जवाब नहीं मिलता है। महंगाई के मुद्दे पर जब हम सवाल पूछते हैं जवाब नहीं मिलता है। अब एक चीज बताइए रविंदर जी, जो कि मैं इतना पूछना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं, कि सदन में जब महंगाई के ऊपर में चर्चा होनी चाहिए, जब रोजगार के ऊपर में चर्चा होनी चाहिए, ये तो सदन वॉकआउट करके निकल जाते हैं। क्योंकि इनको पूछा जाएगा, क्यों इसलिए पूछा नहीं, इसलिए पूछा जाएगा इनको, क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों से जिस तरह से ये भागते हैं, ये बिल्कुल देश की जनता समझ चुकी है। और देखिए आज 55 सालों से इन्होंने क्या किया, यही तो किया, जनता को गुमराह करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके, घोटालों की राजनीति करके, यही तो काम किया। आज देश जो 55 सालों से अंधेरे में था, आज उजाले की तरफ जब बढ़ रहा है तो इनको कष्ट हो रहा है। अरे कम से कम विषय। ठीक है, रत्नाकर जी क्या कहना चाहते हैं? ठीक है रत्नाकर जी। 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये सदन की जो जिम्मेदारी कह रहे थे कि सत्ता पक्ष की जितनी है विपक्ष की भी उतनी होनी चाहिए। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए शासन काल में इन्होंने 60% से ज्यादा जो है सदन के कार्रवाई को नहीं चलने दिया और अपनी मांगों को जो है वो रखते रहे। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सदन चले। और ये बजट सत्र शुरू होने से पहले भी हमने एक मीटिंग भी की, जिसमें मोदी सरकार ने कहा कि हाँ, आप जितने में प्रश्न होंगे आप आगे पूछिए और हम उसका जवाब देंगे। लेकिन बाहर कुछ और कहते हैं, अंदर कुछ और कहते हैं। ये कहते हैं कि हम महंगाई पे भाग जाते हैं, बेरोजगारी पे भाग जाते हैं। हम कभी महंगाई और बेरोजगारी पे नहीं भागे हैं। हम जब भी इनसे सवाल सदन में पूछते हैं तो उसका माकूल जवाब देने की जगह इनके सांसद कहते हैं कि देश में महंगाई है ही नहीं। इनकी वित्त मंत्री कहती है, जब हम लहसुन प्याज के दामों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो वित्त मंत्री कहती है कि मैं तो खाती ही नहीं जी, इसलिए मुझे पता ही नहीं है। तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जब वक्तव्य सत्ता पक्ष से आएगा तो सदन में ये भागेंगे ही। ये आज बताइए ना आप। नहीं तो क्या ऐसी स्थिति बन गई है? सवाल तो ये ना, क्या ऐसी स्थिति बन गई कि अब लोकतंत्र पर सवाल खड़े होने लगे कि लोकतंत्र बचा भी है या नहीं बचा है? और ये भी हम बात समझ लेते हैं। रमेश श्रीवास्तव जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से अब एक तरफ तो ये कहा जा रहा है विपक्षी दल के साथ ये सुर से सुर मिलाए जा रहे हैं, 18 विपक्षी दल नाराज भी हुए, ये कहा जा रहा है कि अब लोकतंत्र पर खतरा है। वास्तव में क्या ऐसी स्थिति बन चुकी है देश में कि लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा है, या विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, या फिर सवालों से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी? ऐसी स्थिति है क्या? जनता के द्वारा चुन करके सदन में पहुंचे हैं तो विपक्ष के सांसद भी तो चुनकर ही पहुंचे, किसी के दया पर तो नहीं पहुंचे। ठीक है, आप देखें कि हर सरकारी एजेंसी का गेट विपक्ष के लिए बंद है। ईडी के डायरेक्टर को विपक्ष के लोग, सबसे वरिष्ठ लोग विपक्ष के, एक ज्ञापन देना चाहते थे, तब उनको विजय चौक पर ही रोक दिया गया। संसद में जब सांसद ढूंढने के लिए खड़े होते हैं, आप टाइम का एलोकेशन देख लीजिए, विपक्ष के सांसदों को कम समय दिया जाता है। इसी सदन की परंपरा रही है कि विपक्ष, क्योंकि संख्या बल में कमजोर है, इसलिए उसकी आवाज
ज्यादा से ज्यादा सुनी जाए। ठीक है कि आप अनपार्लियामेंट्री हो तो निकाल दीजिए, लेकिन तार्किक आवाजों को तो आप सुन सकते हैं। तो ये फीलिंग देश में जा रही है, जा चुकी है। लोग संसद की कार्रवाई देखते हैं, सीधा प्रसारण होता है, तो लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं की मुद्दों वाली आवाज, इसको भी दबा दिया जा रहा है। ठीक है, राजनीतिक मुद्दों की आवाज को आप जवाब न दीजिए, समझ में आता है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य, कानून और व्यवस्था, इन सब पे तो सरकार से जवाब मांगे जाएंगे ना, सरकार को जवाब देना होगा ना। तो आखिर संसदीय कार्य मंत्री जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है तो उस टाइम पर अध्यक्ष के सामने ही क्यों नहीं इस बात को तय कर देते कि आज इन मुद्दों पर बहस होगी। नहीं तो आप इस बात का समर्थन करते हैं कि लोकतंत्र पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं रहा, अब विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, आप मानते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूं, और देख लीजिए, सुनिए, इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी के बाद बहुत मशहूर पत्रकार थे खुशवंत सिंह जी, उन्होंने उसका इंटरव्यू दिया। उन्होंने पूछा कि जनता की नब्ज पहचानने से आपसे गलती कैसे हो गई, आप तो बहुत मजबूरी नेता है। उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, फीडबैक नहीं था। फीडबैक मतलब आलोचना करने वाला विपक्ष नहीं था, जिससे मुझे जनता वास्तव में क्या सोच रही है जानने का मौका मिले। वही हालत सरकार कर रही है कि जो हम सोचे वही तुम सोचो, जो हम बोले वही तुम सुनो, हम तुम्हारी आवाज नहीं सुनेंगे। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत बिल्कुल नहीं है। जी, प्रोफेसर नीरज जैन जी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने इसीलिए रमेश श्रीवास्तव जी से भी पूछा और रत्नाकर जी, दोनों के एक ही जवाब है कि लोकतंत्र की भी परीक्षा है और लोकतंत्र में उनकी जो आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष को कम बोलने दिया जा रहा है। एक शख्स कह रहा है कि विपक्ष को कम बोलने दिया जा रहा है, पूरा मौका नहीं मिल रहा। दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जाता। वास्तव में लोकतंत्र की परीक्षा है और लोकतंत्र नहीं है सही मायने में? देखिए रवि जी, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण का हकीकत बता रहा हूँ कि एक तो ये है कि अभी तक चीन के मुद्दे से लेके अडानी के मुद्दे तक लोकसभा में जिसकी जवाबदेही है प्रधानमंत्री की, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब आप देखिए, अब ये कह रहे हैं कि आपने जो अमेरिका में ऐसा दिया, अमेरिका से वो इंग्लैंड से आपने वो मांगा कि अब हमारे लोकतंत्र के बीच में आप इसको इंटरफेयर कीजिए। सर, ये यही प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो अमेरिका में जा करके कांग्रेस को कोस करके, और अब की बार ट्रंप सरकार, उस वक्त क्या देश का अपमान नहीं हुआ था? 2015 में शंघाई में जाके और कहते न जाने मैंने कौन से पाप किए हैं कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हुआ हूँ, मैं सिर्फ गंदगी साफ कर रहा हूँ। इससे देश का अपमान नहीं हो रहा है। अनिल यादव एक मेरे यहाँ रिसर्च स्कॉलर है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मिश्रा जी भी जानते हैं, सब जानते हैं। उसने खाली जो है आपके मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ का मुर्दाबाद किया था कि मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 1.5 साल उसको जेल के अंदर रखा है। लोकतंत्र तो कहीं रहा ही नहीं है। अब जो बोल दे वो उस पर, उसकी हालत ये है। तो आप ये बताइए कि जब एक तो ये कि सबसे बड़ी बात ये होती है, आखिर जिस राहुल गांधी को ये पप्पू कहते थे, 3480 किलोमीटर उसकी पदयात्रा से इतना घबरा गए। अब कभी ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी 4 राज्यों के जो चुनाव हुए बाई इलेक्शन, उसमें कांग्रेस आ गई, भाजपा का चली गई। अरे तीनों राज्यों के चुनावों में भाजपा की सीट देखिए ना, आप आंकड़े उठा के बता दीजिए। मेघालय में 4 के 2 रह गए, कहीं 9 सीटें रही। लोकल पार्टी सरकार बना रही है। और अब जो है ये जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कहीं हो, सब जगह ईडीआईटी को भेज रहे हैं, तो ईडीआईटी की रेड करा रहे हैं। अरे वो तो ये भी कहते हैं ना नीरज जैन जी, वो तो ये भी कहते हैं कि ऐसा ही हो रहा है, बीजेपी आपको लग रहा है कि हर तरफ जीत जाती है या सीटें कम भी हो रही है, तो हिमाचल में तो ऐसी स्थिति नहीं बनी जाके। देखिए मेरा दिल्ली का भी एग्जाम्पल वो देते हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों की आवाज क्यों दबाई दी गई जिनके साथ शोषण हुआ? क्यों नहीं उस पार्टी के उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आप ये बताइए, विनय पाठक नाम के कुलपति हैं, कितने करोड़ों रुपए का उन्होंने घोटाला किया, और सीबीआई की मुख्यमंत्री ने जहां बैठाई, एसटीएफ जांच चल रही थी, सारी जांच रातों रात खत्म हो गई, वो दोबारा वाइस चांसलर ज्वाइन कर लेता है। आर.के. मिश्रा जी, आर.के. मिश्रा जी, आलोचना सुनना पसंद नहीं है क्या? जो भी आवाज उठा रहा है
उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। यहाँ तक कि आपको हम ये भी बता दें, नेहा राठौर का एग्जाम्पल भी सुना होगा आपने, कुछ कॉमेडियन ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने अगर कुछ भी लिख दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। वो कह रहे हैं किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा विपक्षी दल लगातार, तो हमको क्या दिया जाएगा? रविंदर जी, इससे भी ज्यादा आलोचना होती है क्या? जहाँ पे प्रधानमंत्री जी की हत्या की बातें होने लगी, इससे भी ज्यादा आलोचना होती है क्या? क्या कभी किसी ने इंदिरा गांधी जी के बारे में कोई कहा होगा, माननीय राजीव गांधी जी के बारे में कहा होगा? ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की हत्या की बातें होती है, उस समय में क्या ये आलोचना है? ये क्या है? ये तो बिल्कुल थ्रेटनिंग है। आज पंजाब के अंदर में किसानों के ऊपर में लाठीचार्ज होता है, बिहार के अंदर में किसानों के ऊपर में लाठीचार्ज होता है, और किसानों के जो हितैषी यहाँ पर बैठे हुए हैं आज एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्योंकि ये विषय उनको सूट नहीं करता, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बिहार में जनता दल यूनाइटेड। रत्नाकर जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। रत्नाकर जी, नहीं, जनता दल यूनाइटेड की सरकार है। देखिए, आज मान लीजिए, वो कह रहे हैं कि जब कानून लाए गए थे तब आप जरूर बोल रहे थे, लेकिन आज किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है तो आप लोग नहीं बोलते हैं। इनको सूट नहीं करता। बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। आज मिश्रा जी अभी प्रधानमंत्री जी की हत्या के बारे में जो कह रहे थे, ये सरासर इनका जो है एक प्रोपेगेंडा के तहत इल्जाम लगाया जा रहा है। जिस जो है जो बात कही गई है, उस किस परिप्रेक्ष्य में बात कही जा रही है, वो पूरी बात ये बताएंगे नहीं। वो कहा गया है कि आज अडानी और अंबानी को खत्म, देखिए पूरी बात समझिएगा, किस परिप्रेक्ष्य में अडानी और अंबानी को खत्म करना है तो नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से खत्म करने की बात की जा रही है, और उसको ये जनता के सामने ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे हम हमारे लिए प्रधानमंत्री वो कहीं पाकिस्तान करते हैं। हमारा विरोध तो सिर्फ नीतियों का विरोध है, व्यक्तिगत विरोध तो कोई नहीं है। भले प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी का 1000 बार व्यक्तिगत विरोध कर लें, लेकिन हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। भले उनको नेहरू सरनेम लगाने के लिए सजेशन दे दें, भले सोनिया गांधी के ऊपर व्यक्तिगत हमला कर लें, लेकिन हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। रत्नाकर जी, अडानी को लेकर आप लोग इतने आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, कुछ आंकड़ा हम बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है अडानी का, सरकार किसकी है? और राजस्थान में 65,000 करोड़ का, और 2.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो होने वाला है। उसके बाद भी अच्छा, अडानी के साथ राजीव गांधी ही उनको लेकर आए थे, उनके साथ वो करना चाहते थे। तो फिर इतनी आपको अडानी से दिक्कत है या मोदी जी से दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ। हाँ, देखिए रविंद्र जी, देश में जिस प्रकार किसान महत्वपूर्ण होते हैं, उस प्रकार जो व्यवसायी बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, उनकी भी जरूरत उतनी होती है। ठीक है, लेकिन देश के जब संसाधनों का ये जवाब फेवर में चला गया मिश्रा जी के? नहीं, हाँ, तो पूरी बात सुनिए ना। पूरी बात सुनिए। हाँ, पूरी बात मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि निष्पक्ष जवाब होना चाहिए। पॉलिटिकली मोटिव जवाब जो है ये बीजेपी के लोग देंगे, लेकिन हम जो है भारत देश के हित की बात करेंगे। तो देखिए, आप व्यापारियों, आप बिजनेसमैन को लाइए, वहां पे वो प्रोजेक्ट लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, चीजें तो करेंगे, लेकिन देश के संसाधनों को बैंकों के माध्यम से, लोन के माध्यम से संसाधनों को उनको सुपुर्द कर देना है, बिना कोई कंट्रोल के, जिसमें कि वो एयरपोर्ट के जो है रखरखाव के रेट्स बढ़ा रहे हैं। आप देखिए एयरपोर्ट के किराए, हवाई जहाज के किराए कितने बढ़ गए। तो इस तरह से अगर बिना कंट्रोल के बिजनेसमैन को अगर देश की संपत्तियों के ऊपर 50-50 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, तो आखिर में उसको वो अपने मनमानी करना शुरू कर देंगे। खामियाजा कौन भुगतेगा? देश की जनता भुगतेगी। इसलिए ये नितांत आवश्यक है कि व्यापारियों को एक हद में जो है उनको नियंत्रण दिया जाए और एक कंट्रोल सरकारी इसका जवाब हम लेंगे, बिठाया जाए। इसका जवाब भी हम लेंगे। और दूसरी चीज आपने पूछा अडानी के बारे में। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अडानी पहले भी थे, अंबानी पहले भी थे। अडानी 690 पोजीशन पे थे 2014 में, और इनके जो शासनकाल में वो विश्व के दूसरे नंबर पे पहुंच जाते हैं। तो 8 करोड़ आप ये उनकी तारीफ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? की संपत्ति से आलोचना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं? मिश्रा जी, रत्नाकर जी ने जितने सवाल उठाए हैं उनके जवाब तो हम चाहेंगे ही, लेकिन ये होता है कि अगर राहुल गांधी कुछ बाहर जाकर बोल दें
तो उस पर हो हल्ला काट देती है भारतीय जनता पार्टी। ये कहते हैं कि ये देशद्रोह का काम है, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, देश को शर्मसार कर रहे हैं। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ से इस तरह की बातें हो जाएं तो उस पर चुप्पी साधे रहते हैं, उसको बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों, ये दोहरा मापदंड क्यों? रविंदर जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, होता क्या है, जो कि आज जो मैंने अभी इससे पहले वक्तव्य में कहा था, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जहां तक बात कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र हत्या हो रही है, क्या है ये? मैं कह रहा हूं, आपके पास पटल है, सदन पटल है, देश पटल है, लेकिन आज से पहले कोई भी कंट्री, कोई भी देश आपके आंतरिक मामले हो, चाहे बाह्य मामले हो, चाहे वो विदेशी मामले हो, चाहे कोई भी मामले हो, उसमें कोई हस्तक्षेप करे और विपक्ष का वो जिम्मेदार नेता जो कितनी बार सांसद भी हैं और अभी भी सांसद हैं, और उनको इस तरह की वक्तव्य क्या जिम्मेदारी के साथ नहीं देनी चाहिए? अच्छा ठीक है, तो इसमें गैर जिम्मेदाराना चीज कहाँ नजर आती है? हम कुछ चीजें आपको गिना दें। वो कह रहे हैं कि जो जरूरी मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा उठाया, जवाब क्या मिला? अमीरी गरीब के बीच जो बढ़ती खाई है, वो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने दे दिया, वो तो आंकड़ा बता रहा है, उसका जवाब क्या मिला? अडानी को लेकर अगर हाँ, एक मिनट सुन लीजिए। कृषि कानूनों को लाया गया और वापस ले लिया गया, कितनी बहस हुई इस पर? कोई जवाब है? उस पर भी बता दीजिए। या जो भी चीजें लाने की कोशिश की, जो बिल पास हुए, उस पर कितनी बहस हुई, उसका जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। गरीबी की बारे में बात करी आपने। अब एक चीज बताइए, जो कि गरीबी के ऊपर में 17 करोड़ गरीब को कैसे एक झटके में अमीर बना दिया था, ये क्या भाजपा ने किया था क्या? ये तो आज प्रश्न बनता है इनके साथ। ये तो बहुत अच्छा आपने किया, ये प्लेटफॉर्म को खुला छोड़ दिया आपने। आज तो इनसे प्रश्न बनता है, जो 17 करोड़ गरीब को केवल डाटा में हेरफेर करके इन्होंने अमीर बना दिया, और देश में गरीबी हटाओ करके इन्होंने 55 साल तक राज किया इन्होंने। तो उससे सीख ली गई है या उसको खत्म करने की कोशिश की गई है? उससे सीख ली है, और इस सरकार ने जहां तक बात है, जो कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ और देश को गुमराह न करना, ये भाजपा ने सीखा है। और निश्चित तौर पर ऐसे घोटालेबाज हो, चाहे आप देखेंगे 1951 का इतिहास देख लें, जहां पर साइकिल इंपोर्ट हुआ था, उसमें भी घोटाले थे। आज जब हमने देखा 2014 के अंदर में, वो 10 साल का टेन्योर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कोयला आवंटन को 100 ऐसे आवंटन थे जिसको रद्द किया, और उसमें देखा गया था बिना नीलामी के, बिना ऑक्शन के इन्होंने उसको आवंटित कर दिया था, और फिर जाकर के उसका दोबारा ऑक्शन हुआ, तब जाकर के सरकार के खजाने में पैसे आए। ये तो दुरुपयोग होता था सत्ता का। आज जब हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आज ये 55 सालों से जब सत्ता में थे, तो क्या इनसे प्रश्न नहीं बनता? ये देश की जनता जानना चाहती है। और जहां तक बात है कि राहुल गांधी की, राहुल गांधी तो बहुत बोलते हैं, उन्होंने कहा भी था। और नहीं तो संसद को चलाने की जो बात कही जा रही है, वो किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, परंपरागत जो संसद को चलने जब सत्र शुरू होता है, उसमें ऑल पार्टी मीटिंग होती है। ठीक है। यहाँ पर तो बोलते हैं सहमत होती है, यहाँ पर सबकी सहमत होती है, नहीं संसद तो चलेगा। लेकिन पहले से ही कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के इनको होता है, जो कि बस आगे ही इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना है। इनको ना नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि संसद को चलाने की, सदन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल बात है, सत्ता पक्ष की भी होती है और विपक्ष की भी होती है। ये दोनों की जिम्मेदारियां होती है। आज एक चीज बताइए, क्या सदन के अंदर में आप सभापति से आप इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के व्यवहार करते हैं? क्या इस तरह की व्यवहार सदन में होनी चाहिए? हम देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप देश के मुद्दे लेकर के आइए, देश के सदन के पटल पर रखिए। वो सारे मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको रखिए सदन के पटल पर। वो तो कह रहे हैं ज्वलंत और जरूरी मुद्दों पर जवाब कहाँ देते हैं आप? नहीं, ईडी सीबीआई जांच एजेंसी पहुंच जाती है वहां पर। ईडी सीबीआई की जब आपने बात की है, बहुत अच्छा बात किया है रविंदर जी, आज मुझे बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं आप। देखिए, जब बात होती है किस तरह से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग इन लोगों ने किस तरह से किया था यूपीए गवर्नमेंट में, जब स्टालिन साहब ने ले लिया था, ये वापस ले लिया था, अपना सपोर्ट वापस ले लिया था, इन्होंने जाकर के सीबीआई और ईडी का रेड करवाया था, जो उसी के
साथ उसको जोड़ा गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ। ये बिल्कुल इतिहास कह रहा है। ये ठीक है। ये होती थी कार्रवाई उससे पहले, हाँ। ये यूपीए गवर्नमेंट के समय में हुआ करती थी। ये आज की बात नहीं है। आज वो वसूली हो रही है सीबीआई और ईडी द्वारा, जो देश का पैसा लेकर के बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, करोड़ों के कैश मिल रहे हैं। अब एक चीज बताइए, इनके दो पक्ष हैं या नहीं है? ठीक है। आज सिसोदिया साहब के ऊपर में कार्रवाई हो रही है तो उसको ये सही ठहरा रहे हैं, और आरजेडी के तेजस्वी यादव के ऊपर में जब कार्रवाई होती है तो वहां पर ये गलत ठहरा रहे हैं बिहार में। तो इस तरह के दोहरे मापदंड क्यों? अच्छा, एक सवाल और हम इस बीच में जहन में है, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कभी भी राहुल गांधी को इतना सीरियसली नहीं लेती थी। ऐसा क्या हो गया कि आप सीरियसली लेने लगी? हर बात पर आप हंगामा कर देते हैं, कुछ भी बोले तो आप कह देते हैं कि माफी मांगे। इतनी तवज्जो क्यों? नहीं, इसमें तवज्जो की बात नहीं है। कुछ जो विषय होते हैं वो बड़े ही गंभीर होते हैं, और विपक्ष के तौर पर जिस तरह से उनकी जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारियों का जब निर्वहन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष भी बोलेगा। और इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि वो गंभीर विषयों को उठा रहे हैं, यही बात है ना? नहीं, गंभीर विषय तो सदन के पटल पर रखते, लेकिन सदन के पटल पर न रख करके जो ऐसे गंभीर विषय जो देश की सुरक्षा के मामले के की बात हो तो जाकर के चाइना में जाकर के बोलते हैं। आज 370 को फिर से रीइंस्टेट करने की बात होती है, उस समय में राहुल गांधी जी का वक्तव्य और हो जाता है। कश्मीर के ऊपर में, जम्मू कश्मीर के ऊपर में, मुद्दे के ऊपर में उनकी वक्तव्य अलग हो जाती है, दिल्ली के मुद्दे पर अलग हो जाती है। तो इस तरह के मुद्दे विपक्षी नेताओं को अपनी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए, सदन को चलने दें, और जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके ऊपर में बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। हाँ, तो फिर ये भी होना चाहिए ना कि अगर जांच हो रही है तो सबके ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल फिर अडानी पे जांच करवा दीजिए, जेपीसी की मांग कर रहे हैं वो लोग। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। आपने सही कहा जो कि बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर में संज्ञान नहीं लिया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। रमेश श्रीवास्तव जी, आपका व्यू ले लें, उसके बाद फिर रत्नाकर जी के और नीरज जैन जी के पास जाएंगे। और आपको बता दें कि रामप्रकाश पांडे भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम एक दो सवाल लेंगे, उनसे भी कोई सवाल नहीं हो। रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे? वो तो साफ कह रहे हैं कि लोकतंत्र की बात है, हम तो समय भी दे रहे हैं, गंभीर मुद्दे उठाने चाहिए, गंभीर मुद्दे उठा नहीं रहे हैं सदन में। देखिए, जहां तक इनके समय देने की बात है वो तो सबके सामने है। उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो मुद्दे उठाए जाते हैं उन पर ये जवाब क्या देते हैं। जवाब तो गायब हो जाते हैं, सीधा कह देते हैं ना कोई आया ना कोई गया, बॉर्डर सुरक्षित है। और फिर खबरें आती है कि ये पेट्रोलिंग पॉइंट अब हमारे पास नहीं है, वो पेट्रोलिंग पॉइंट हमारे पास नहीं है। दूसरा, LIC का पैसा डूबा कि नहीं डूबा, उस पर जवाब आया ही नहीं अभी तक। जी, आ रहे हैं, मुद्दा उठे और जवाब ना आए तो क्या सरकार की कमजोरी नहीं है? ये एक तरह से सरकार के द्वारा कुछ स्वीकार करना भी है कि हाँ उनकी कमजोरी है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ठीक। मुद्दे उठेंगे, आप जवाब नहीं दे रहे। आर.के. मिश्रा जी, सरकार ने प्रभाव दे दिया। वो कह रहे हैं कि अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि सीमा पर कुछ भी नहीं हुआ, दूसरी तरफ आपके आधिकारिक स्तर पर वार्ता भी चल रही है। कई ऐसे मुद्दे जो उन्होंने अभी गिनाए, उन पर आपका कोई सीधा जवाब आता ही नहीं है। देखिए, सीधा जवाब आपने देखा होगा जो सेना की तरफ से भी आता है और सरकार की तरफ से भी समय समय पर आता है। जो ये लोग कहते हैं जो कि सीमा पर दखल बढ़ गई है, चाइनीज सैनिकों का जो है सो अंदर तक आना हो गया, ये सब सारी इनको सहूलियत के अनुसार ये जो सहूलियत चाहते हैं, जिस तरह का जवाब चाहते हैं, वो सब सरकार भी दे रही है और जो सैनिक है हमारे वो भी दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमने देखा है जो कि किस तरह से सरकार अपनी संवेदनशीलता को जानती है, अपने विषय को जानती है। उन सारे गंभीर मुद्दे हम जाकर के पाकिस्तान में नहीं उठाते, हम जाकर के इंग्लैंड में नहीं उठाते। नहीं, लेकिन जब इस तरह के सवाल जब विपक्ष पूछता है तो उनको बोल दिया जाता है कि एंटी इंडिया गैंग की भाषा बोल रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। क्या उस दौर में, उस समय जब इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है तो ये लोकतंत्र का अपमान नहीं होता है कि एक चुने हुए नेता के बारे में इस तरह के शब्द कहे जा रहे हैं? तब क्या कुछ समझाने की कोशिश की जाती है? एक चीज बताइए रविंदर जी, यहाँ पर कहते हैं जो कि देश तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये किसने कहा? साथ कोई इस नारे के साथ क्या विपक्षी पार्टियां खड़ी नहीं थी? नहीं, ये किसने कहा?
नाम तो लीजिए ना मैं उसका। कह रहा हूं जेएनयू में जब नारे लगते हैं तो हाँ। क्या विपक्षी पार्टियां इसके साथ खड़ी नहीं थी? वो सदन में उठाया गया मुद्दा है क्या? ठीक है, अगर आपको आप वो इस तरह से कहते हैं किस कि ये नेता सदन ने में- उठाया? किस पार्टी के नेता ने सदन में इस तरह की बात कही? तो आज तो कन्हैया कुमार जो है वो उनके पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। आज जब भारत जोड़ो यात्रा में जब चल रहे थे तो साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे। नीरज जैन जी, तो क्या आज इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? नीरज जैन जी, देखिए सीधा सवाल था और कहां पर जाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लोकतंत्र की बात होती तो कई गंभीर मुद्दे, क्योंकि सदन जब चलता है तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है और ये सब जानते हैं। उसके बाद भी जो स्थिति वर्तमान में बंधी हुई है उसको कैसे देख रहे हैं आप? और मिश्रा जी के को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मिश्रा जी ने एक तो बेरोजगारी पर बात कही। बस मिश्रा जी ईमान से बताइए, 2014 में 4.8% आप बेरोजगारी दर थी, आज जो है 8.6 कैसे हो गई? एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, आप लोकसभा के अंदर कोई भी जो गंभीर मुद्दे देश की जनता से जुड़े हों उस पर कोई जवाब नहीं देते। मैं आपको बता दूं, एक व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश हुआ शिवराज सिंह चौहान का, आप लोग इसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें सैकड़ों युवा खत्म हो गए और उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा घोटाला मिश्रा जी सुन लीजिए, अडानी घोटाला है। जब बताया रत्नाकर जी ने 609 या 607 रैंक वाला आदमी कैसे 2 रैंक पे आ गया। और आप जो है अगर इतने ईमानदार हैं, इतना विपक्ष को मौका देते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो आप उस पर जांच बिठाइए। अब आप जांच नहीं बिठाइए, आप तो कह रहे हैं कि ये अभी इस पर जांच होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप नहीं, वो तो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बना तो दी है। कई गंभीर मुद्दे जो उन्होंने उठाए उसको लेकर कहा जा रहा है कि गंभीर मुद्दों का जवाब नहीं मिल पाता है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये देश को मिसलीड कर रहे हैं राहुल गांधी। इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में महाभारत लगातार जारी है। 2024 धीरे धीरे करके नजदीक आ रहा है। उससे पहले अपनी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने का ये एक तरीका है, एक मुद्दा है राजनीतिक दलों का। क्या हम इसको भी इस तरह देखें? लेकिन इन सबके बीच में एक जो गंभीर सवाल लोकतंत्र को लेकर खड़ा हो रहा है उसको भी हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जो पैनल में हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, राम प्रकाश पांडे प्रवक्ता टीएमसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर नीरज जैन जी, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं राम प्रकाश जी के पास जाऊंगा, फिर मिश्रा जी के पास जाऊंगा। आप जो कहना चाह रहे थे मिश्रा जी, लोकतंत्र को लेकर, ध्यान दीजिए कि 12 दिसंबर 2023 को भी आप इस पर थे, डिबेट में थे, और उस पर मैंने आपसे कहा था, देखिए आपने जो है सीनियर सिटीजन का रेलवे खत्म कर दी। दूसरा, आपने स्पोर्ट्स में जो पूरे दुनिया में भारत का शान बन के वो तिरंगे को लहराता है उसकी रियायतें खत्म कर दी, कंसेशन मिलता था वो खत्म कर दिया। ठीक है, अब आप ये बताइए, सारी रियायतें आप खत्म कर रहे हैं और लेकिन आप खाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपया इस स्टेट में आप पास करते हैं खिलाड़ियों के लिए, आपके देश का मान बढ़ाते हैं, और इस नागरिक जो सीनियर सिटीजन है उनको आप कोई सुविधा नहीं देते हैं। आप बात बहुत अच्छी करते हैं, मुझको तो इतना अच्छा लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना बेसिक टेंडेंसी, मूल बुनियादी लक्षण ये बना लिया है कि हमें अपने इशू पर जो परोसा जा रहा है उस पर चर्चा न करके उसका डाइवर्जन करना है और हमेशा पीछे को हुए। ये इसमें कोई तो राय नहीं है कि राहुल गांधी की पदयात्रा ने पूरे जनमानस को हिला के रख दिया है। और उसके नहीं तो एक बात, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल हम पूछेंगे नीरज जैन जी। कश्मीर की स्थिति को ठीक कर दिया, 370 हटा दी, वो आज तक कोई नहीं कर पाया। राम मंदिर की बात उन्होंने कही थी, वो करके दिखा दी। सबको आवाज देने की बात वो कह रहे हैं, पारदर्शिता अपनाए जाने की वो बात कह रहे हैं। जितनी तेजी से सरकार ने काम किया है, सड़कें ठीक की हैं, नेशनल हाईवेज बनवाए हैं, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो सही हुए हैं, उनकी मात्रा बढ़ी है, मेडिकल कॉलेज की मात्रा बढ़ी है, ये सब चीजें काउंट नहीं करती। और आतंकी हमले पहले तो जगह जगह हो जाते थे, अब नहीं हो रहे हैं, तो इनको सब काउंट नहीं किया जाए क्या? देखिए, अच्छी चीजों को हमेशा प्रशंसा की जाएगी जो की गई है, लेकिन कश्मीर को आप देखिए, संविधान की धारा 2 के तहत राज्य को सरकार जो है, आप यूनियन टेरिटरीज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं और यूटी को आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। 370 का बेनिफिट क्या हुआ ये बताइए, इसको देखिए। दूसरा, तो आप बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके हैं,
जो बीजेपी ने अच्छा कार्य किया उसकी हम किसी पार्टी का नहीं है और देश ठीक है। पूरी उसकी सराहना करता है। ठीक है। आतंकवादी हमले कम हुए ठीक है लेकिन राम, हमारे यानी अच्छे कार्यों की सराहना होनी चाहिए, लेकिन जहां पर आलोचना करनी है वहां भी आलोचना कर रहे हैं। राम प्रकाश पांडे जी, आप चूंकि काफी लेट जुड़े हमारे साथ, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको शायद कल बोलने दिया जाए, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, हमारा बोलना एक लोकतंत्र की भी परीक्षा है। कितना सहमत हैं आप? देखिए, हम पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि विपक्ष को अगर बोला नहीं जाए तो लोकतंत्र की फिर से गरिमा कहाँ रहेगी। विपक्ष तो अपने सवालों का उठाएगा ही, तो उन सब सवालों को उठाए नहीं जो उनका कोई जवाब नहीं है, उनको दबा दिया जाता है, तो ये तो गलत है। नहीं तो लगता है सारे विपक्षी दलों को नहीं बोलने दिया जाता, या सिर्फ राहुल गांधी को ही नहीं बोलने दिया जा रहा? नहीं, सारे विपक्षी दलों को नहीं बोला जा रहा है। और दूसरी बात है कि ये केंद्रीय एजेंसी जितनी है वो सारी विपक्षी दलों के ऊपर ही लगाई जाती है। तो उसके बाद भी विपक्षी एकता नजर क्यों नहीं आती? भाजपा की सरकार है, वहां पर कोई केंद्रीय एजेंसी का कोई वो नहीं है। नहीं, ठीक है, घटोला जो इतने बड़ा, अगर हम आपकी बात मान ले राम प्रकाश जी, तो उसके बाद भी विपक्षी एकता नजर क्यों नहीं आती? सब तितर बितर क्यों नजर आते हैं? अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट रही है, तो एक मंच पर क्यों नहीं आते? देखिए, एक मंच पर क्यों नहीं आए? एक मंच में तो कई बार हमारी ममता बनर्जी ने बुलाया है, एक मंच में आए भी हैं सारे सब, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे आप? हाँ? भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे? भारत जोड़ो यात्रा एक कर्म सूची थी कांग्रेस की, उस कर्म सूची में कांग्रेस कर रही थी, तो उसमें हम क्यों जुड़ने जाएंगे? रत्नाकर जी देखिए, एक राजनीतिक कार्यक्रम था, वो कह रहे हैं राजनीतिक कार्यक्रम था रत्नाकर जी, और आप कह रहे हैं हम भारत को जोड़ने के लिए निकले थे। बीजेपी पूछ रही है भारत टूटा कहां था? तो विपक्षी दलों की एकता ही तो 2024 में आप सबको मजबूत करेगी। आप तो एक मंच पर जहां सबको एक होना चाहिए, वहीं अलग अलग नजर आ रहे हैं। सब कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, लेकिन साथ आने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। देखिए रविंद्र जी, जहां तक बात विपक्षी एकता की है, तो देश से जुड़े या जनता से जुड़े हुए गंभीर मुद्दों की जब बात आती है तो बहुत बार देखा गया है, और सदन में भी कल परसों भी देखा गया कि किस तरह से सभी विपक्षी दल एक साथ आए और केंद्रीय एजेंसियों का जिस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है और उसके खिलाफ आवाज उठाया। जेपीसी जांच जो मोदी सरकार को करनी चाहिए वो नहीं कर रही है। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट जो है कमेटी गठित करती है और जांच की कार्रवाई जो है आगे करने के लिए कहती है। तो कहीं न कहीं इनके तानाशाही रवैये को खत्म करने के लिए विपक्षी एकता बहुत बार एक साथ एकजुट हुई है, और चुनाव अभी दूर है, 1 साल दूर है, तो जहां पे जरूरत लगेगी हम विपक्षी एकता को मद्देनजर रखते हुए हम वहां गठबंधन करके और चुनाव लड़ेंगे साथ में। आप देखिएगा। रही बात जो जहां पे ये कहा जा रहा है कि आज लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, अभी आपके चैनल पे ही दिखाया जा रहा था, मुख्य समाचार में दिखाया जा रहा था, आपको उसकी चर्चा कर लेता हूं कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के उपराज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ऊपर टिप्पणी की है, और उस टिप्पणी में उन्होंने कहा है कि जिस सरकार को बचाने की, चुनी हुई सरकार को बचाने की कोशिश राज्यपाल को करनी चाहिए, वो राज्यपाल उस सरकार को गिराने की में अहम भूमिका रही। तो कहीं ना कहीं ठीक है, जवाब ले लेते हैं आर के मिश्रा जी, ये आपको जवाब देना। साथ में एक सवाल हम भी यहाँ इधर से कर देते हैं। मनीष सिसोदिया जासूसी के आरोप भी अब उनके ऊपर लगने लगे हैं, लेकिन जब विपक्षी दल की तरफ से यह कहा जाता है कि पेगासस का भी मामला उठना चाहिए, उस पर भी गंभीर जांच होनी चाहिए, तो उसमें ढिलाई बरती जाती है, उसको लेकर चुप्पी साध ली जाती है। दोनों मामले एक जैसे हैं, अलग अलग हैं? देखिए रविंदर जी, यहाँ पर जो भी विषय है, चाहे आपने सिसोदिया जी की बात करी है आपने, ये सब अदालत के समक्ष है, और बहुत से ऐसे विषय के अंदर में इनको जमानत तक नहीं मिल रही है। आज एक चीज बताइए, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की तो हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पर जस्टिस भी उसी प्रखरता के साथ हमारे देश के अंदर में मौजूद है। ठीक है, सारे विषय अदालत के समक्ष हैं, सारे विषय न्यायालय के समक्ष हैं, लेकिन इनको जमानत नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्री का तो बिल्कुल जमानत नहीं हो रहा है, आपने। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी, राहुल को सदन में बोलने दिया जाएगा या नहीं? सर रविंदर जी, इससे पहले भी बहुत बोले थे और इस बार भी बोलेंगे सर, बिल्कुल। ये देखिए, विपक्ष
ये देश ठीक है। सबके सहमति से चलता सवाल का है। जवाब और मिलेगा सहमति कि नहीं है? सवाल का जवाब मिला कि नहीं अडानी का? चलिए, अब मोदी या डिप्टी ये साहब अभी लेंगे? समय के गर्त में है और हम देखेंगे कि बोलने दिया जाता है नहीं। राहुल ने तो कहा है कि हमें बोलने दिया अपने जाए। मित्र बहुत बहुत को शुक्रिया आप बचाने सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह की टिप्पणियां आई हैं उसका एग्जाम्पल देते हुए विपक्ष कह रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहना पड़ता अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता, कि चुनी हुई सरकारों को लेकर जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कई बार इस तरह के सवाल खड़े हुए लोकतंत्र को लेकर, लेकिन लोकतंत्र भारत का हमेशा मजबूत रहा था, है और रहेगा। इस बात से हर कोई सरोकार रखता है। सरकारें आईं और चली गईं, अहम टूटे और सारा परिवर्तन देखने को मिला। शायद आगे आने वाले समय में जनता इस बात का जवाब जरूर देगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।